Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So in the previous chapter we already covered about the adjectives. So now here is verb. What is verb? वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया. अगर आप हिंदी ग्रामर पोर्शन कवर करोगे जब, तो आप क्रिया के फॉर्म में वर्ब को पढ़ोगे वहाँ, तो वहाँ भी ठीक से समझिएगा. Here is the definition. Definition of verb is a verb is a word which denotes an action of a person, place or thing. किसी भी जगह, किसी भी वस्तु, किसी पर्सन या वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है उसकी अगर बात करते हैं हम, तो दैट इज कॉल्ड वर्ब. तो जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए अथवा किसी कार्य का करना या होना प्रकट करे कि कोई कार्य कब हो रहा है, कब होने वाला है, उसके बारे में बातें करें, दैट इज कॉल्ड वर्ब. तो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज आई सी एन एनिमल. मैंने क्या देखा? मैंने एक जानवर देखा. तो दिस इज अ कैट, बिल्ली का होना. और निर्मल वॉज इल, बीमार होने की अवस्था. तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या है? सी, इज तथा वॉज. और ये क्या है? अपने कर्ता के विषय में कुछ बता रहे हैं, कर्ता के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये वर्ब्स हैं. नाउ काइंड ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो वी हैव लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. दिस इज नाउ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. सो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो थ्रू आउट द क्लासेज आपको हेल्पफुल रहेंगे. सो फर्स्ट वन इज लिंकिंग वर्ब. सो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन. इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन वाली बात है, तो लिंकिंग वर्ब से तात्पर्य है उस वर्ब से है जो सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के बीच कड़ी का कार्य करती है. सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जिसके बारे में वो बात हो रही होती है, एक कड़ी जोड़ रही होती है उन दोनों चीज़ों को, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर आदि. ये सब क्या है? हमारे लिंकिंग वर्ब हैं. कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट से तात्पर्य है कि उस शब्द से है जो किसी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है. कोई भी वाक्य में अगर वर्ब के बाद हम जो प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, और जिससे क्या होता है? वर्ब का अर्थ पूरा होता है. जैसे कि इन द फर्स्ट सेंटेंस शी इज़ एन इंजीनियर. वो क्या है? एक इंजीनियर है. दे आर एडिटर्स. वो क्या है? एडिटर्स जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह, तो दे आर कॉल्ड एडिटर्स. आई एम टीचर. मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ. द बॉयज़ वर इन देयर क्लासरूम. बॉय कहाँ है? अपनी क्लासरूम में है. तो उपयुक्त वाक्यों में इज, आर, एम तथा वर क्या है? ये सब लिंकिंग वर्ब है. तथा इंजीनियर, एडिटर्स और टीचर और क्लासरूम ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स हैं. नाउ काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट वन इज नाउन कॉम्प्लीमेंट. नाउन कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? तो यदि किसी वाक्य में नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है, नाउन या नाउन फ्रेज का जो प्रयोग है वो लिंकिंग वर्ब के बाद हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नाउन कॉम्प्लीमेंट. उसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे कि शी इज अ फैशन डिजाइनर. तो यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या है? कि वो फैशन क्या है? डिजाइनर है. क्लियर. नाउ एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट. एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव प्रयोग होता है, किसी एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं, तो उस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसे हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे कि शी वॉज ब्रेव. तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट है. नाउ नेक्स्ट एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट. एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई एडवर्ब प्रयोग होता है, एडवर्ब मतलब जो वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब का एक्शन ऑफ टाइम बताए, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. तो एडवर्ब के बाद हम यूज करें तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे कि द गर्ल इज हेयर. तो गर्ल कहाँ आई है? यहाँ आई है. तो हेयर क्या है यहाँ पे? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है. सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हिंदी में हम इसे कहते हैं सहायक क्रिया. तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब के साथ सहायक क्रिया के रूप में करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करेंगे मेन वर्ब के साथ इसे, और रूप में होने के कारण इन्हें इसीलिए हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. जैसे ही डज नॉट टेल अ लाई. वो झूठ नहीं बोलता. आई शेल गो टू जापान. मैं जापान जाऊँगा. फादर इज ड्रिंकिंग टी. मेरे पिताजी चाय पी रहे हैं. शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. दे आर सिटिंग इन द पार्क. वो पार्क में बैठे हैं. मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आऊँ? आई हैव टेकन फ्रूट्स. मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं. दे विल प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलेंगे. तो उपयुक्त वाक्यों में डज, शैल, इज, कैन, आर, मे, हैव तथा विल ये सब क्या है? दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब. सो काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के कौन कौन से टाइप्स है? तो फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब.
सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है से तात्पर्य है उन वर्ब से है जो किसी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, किसी मेन वर्ब के साथ हम उसे यूज़ करते हैं तथा उसका टेंस बनाने में सहायता करती है। उससे वो टेंस की कौन सा वो जो एक्शन है वो कब हुआ, अभी हुआ है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। तो बी, हैव और डू के अलग अलग रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, बी, हैव और डू। तो नाउ यूज ऑफ बी, तो बी के विभिन्न रूप प्रेजेंट टेंस में भी है, जैसे कि इज, एम, आर ये, और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वॉज और वर, मतलब एक्शन पास्ट में हुआ है। तो शी इज रीडिंग अ बुक, वो अभी किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। ये सब क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। बट स्नेहा वॉज रनिंग फास्ट, स्नेहा जो है वो तेज दौड़ रही थी, मतलब पास्ट में दौड़ रही थी, पास्ट फॉर्म हो गया। यू वर मेकिंग अ नॉइज, तुम नॉइज कर रहे हो अभी। नाउ द रेस वॉज वॉन, रेस जो है वो तुमने जीत चुके हो, पहले रेस जीत चुके हो, सो पास्ट। तो उपरोक्त वाक्यों में जो इज आर और एम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए है, और जो वॉज और वर है वो पास्ट, क्योंकि उससे हमें पास्ट का एक्शन पता चलता है, तो पास्ट टेंस बनाने के लिए किया गया है। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं, जैसे कि यूज ऑफ हैव। तो हैव का यूज कैसे करते हैं, तो हैव के रूप में हम प्रेजेंट टेंस में हैज व हैव, तथा अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैड होता है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे प्रेजेंट की तो हैज और हैव। तो हैज और हैव तथा हैड तीनों का प्रयोग हम किस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में होता है। और इनके बाद वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म हम वर्ब का लिखते हैं। जैसे आई हैव ड्रंक मिल्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि मैं दूध पी चुका हूँ। नाउ आई हैव ड्रंक मिल्क, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच, जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे उसके पहले ही ट्रेन वहाँ स्टार्ट हो गई थी। सो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ हैड आ गया क्योंकि। तो यूज ऑफ डू, डू का यूज क्या है, तो डू के रूप में डू व डज का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट टेंस में तथा डिड का प्रयोग, अगर डिड आता है तो मतलब है वो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, जो एक्शन पास्ट में हुआ है। डू तथा डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में और डिड का पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, और नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि वी डू नॉट सिंग, हम गाना नहीं गा रहे हैं। शी डज नॉट सिंग, वो गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीती है। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डिड नॉट कॉल यू, मुझे कॉल करना ही नहीं था मीन्स पास्ट। डिड दे बीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें मारा था, सो था मीन्स पास्ट। सो डिड इज फॉर पास्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऐसे वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं और कार्य विधि को प्रकट करती है। जैसे कि मुख्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे है, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू आदि। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सदैव हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूज ऑफ कैन और कुड। कैन और कुड का कैसे यूज करते हैं, तो कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता तथा शक्ति प्रकट करने के लिए प्रेजेंट के फॉर्म में होता है, प्रेजेंट टेंस में। और कुड का प्रयोग नम्र निवेदन, हम रिक्वेस्टिंग वे में कुड का प्रयोग करते हैं और के लिए प्रेजेंट टेंस में, तथा योग्यता, क्षमता तथा शक्ति प्रकट करने के लिए हम किसके लिए करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं कुड का यूज। तो आई कैन स्पीक इन फ्रेंच, मैं अभी फ्रेंच बोल सकती हूँ। शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो ये बॉक्स उठा सकती है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, पास्ट। सो कुड पास्ट में होगा, कैन प्रेजेंट में होगा। यूज ऑफ मे एंड माइट, इन द सेम वे मे और माइट का यूज देख लेते हैं। मे का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अनुमति लेने या देने की संभावना, उद्देश्य, शुभ कामनाओं के लिए भी करते हैं, अथवा अभिशाप, किसी को अभिशाप देना है, कुछ बुरा बोला तब भी हम मे का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और इसका हम यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। तो माइट का प्रयोग अनुमति लेने या देने की संभावना, ये भी सेम है, अनुमति देना है, लेना है, लेकिन ये किस में जाएगा, पास्ट के फॉर्म में जाएगा। तो मे आई कम इन, मैं अभी अंदर आ जाऊं क्या, यू मे गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। इट माइट रेन यस्टरडे, तो माइट आ गया यहाँ पे, तो माइट इज अगेन पास्ट। इट माइट रेन इन यस्टरडे, मतलब कल बारिश हुई थी या हो सकती थी। नाउ दिस न्यूज मे बी फॉल्स, ये न्यूज गलत हो सकती है। मे गॉड सेव मी, भगवान मुझे बचाए।
नाउ माइट शब्द और मे की अपेक्षा में कम संभावना प्रकट करता है। माइट शब्द जो है वो मे की संभावना में कम ही अपना प्रकट करता है। यूज ऑफ शैल एंड शुड, शैल और शुड का यूज कैसे करते हैं? तो शैल का प्रयोग हम भविष्य के लिए करते हैं। भविष्य मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज फ्यूचर। सुझाव किसी की इच्छा अनुसार सॉरी किसी की इच्छा अनुसार कार्य करना, आदेश, धमकी, वचन आदि भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शुड का प्रयोग हम क्या करते हैं? परामर्श, कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई शैल गो टू पंजाब टुमारो, कल की बात हो रही है, फ्यूचर की, कि मैं कल पंजाब जाऊंगा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ यूज ऑफ विल एंड वुड, विल और वुड का यूज कैसे करते हैं? तो विल का प्रयोग भी भविष्य मतलब फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ को हमें रिक्वेस्ट करना है, निवेदन करना है, किसी चीज़ को इनवाइट करना, निमंत्रण, आज्ञा लेना है, संकल्प, इच्छा, वचन, इरादा, धमकी का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। और वुड का प्रयोग वर्तमान में नम्र निवेदन, इच्छा, प्रस्ताव रखना, निमंत्रण देना, दो विकल्पों में से किसी एक को वरीयता देना, मतलब चुनना, ज़्यादा हेल्पफुल मानना, शर्त के लिए किया जाता है। जैसे यू विल गेट वेट इफ़ यू गो इन द रेन, अगर तुम बारिश में जाओगे तो तुम गीले हो जाओगे, है ना, भीग जाओगे। तो ये भी जब बारिश आएगी तब की बात है, मतलब फ्यूचर की बात है। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन मुझे दोगे? ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म है। नाउ यूज ऑफ मस्ट, तो मस्ट का प्रयोग बोलने वाले के लिए अधिकार का भाव प्रकट करता है। जो भी अगर मस्ट बोल रहा है दैट मीन्स वो तुमसे ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे है और वो तुमसे वो अधिकार के साथ वो चीज़ कह रहा है। इसका प्रयोग दायित्व, आवश्यकता, अनुमान, किसी भी चीज़ का अनुमान, अपरिहार्यता का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। मस्ट मीन्स आपको करना ही है। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क खत्म करना ही है। यूज ऑफ ऑट टू, ऑट टू का यूज हम कैसे सीखेंगे? तो ऑट टू का प्रयोग कर्तव्य का बोध कराता है। ऑट टू का प्रयोग क्या करता है? कर्तव्य का बोध कराता है कि आपकी ड्यूटी है वो। और इसका प्रयोग नैतिक दायित्व, जो आपकी मोरल ड्यूटीज़ हैं, परामर्श लेने के लिए, कोई भी धारणा भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे यू ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, आपकी ड्यूटी है ये, आप अपने पेरेंट्स की सेवा करें। यू ऑट टू गेट अ न्यू कार, आप एक नई कार ले सकते हो। यूज ऑफ नीड, नीड से ही समझ में आ रहा है, नीड का प्रयोग हम कब करेंगे? जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। सो नीड का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो सवाल पूछ रहे होते हैं उनकी अथवा अनिवार्यता के प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे फादर नीड नॉट गो टू द डॉक्टर, फादर को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई गो टू द प्रिंसिपल, क्या मुझे प्रिंसिपल के पास जाने की ज़रूरत है? सो दिस। ना यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज है, तो यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की कोई आदत प्रकट करने, पास्ट की कोई आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। बढ़ती अथवा किसी वस्तु का अस्तित्व दिखाने के लिए किया जाता है। कोई भी वस्तु की हम कोई अस्तित्व बताते हैं। जैसे ही यूज्ड टू डांस बिफोर ज्वाइनिंग अस, हमको ज्वाइन करने से पहले वो डांस करता था। देयर यूज्ड टू बी पार्क हियर, वहाँ पे एक पार्क हुआ करता था। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो भी एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता है, वो नाउन ही उसको पूरा कर लेता है। और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस स्टेट में हैं। तो जैसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर हम उस सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारा होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना अर्थ पूरा करती हैं, जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर ही अपना पूरा अर्थ कर देती हैं, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है कि इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जैसे द गर्ल वेप्ट, गर्ल रोई, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिख रहा था, तो कंप्लीट हो गया, इसमें लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो उपरोक्त वाक्यों में वेप्ट और लुक्स अपना पूरा अर्थ देते हैं और इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अतः ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ जाएगी, कहाँ पे?
ट्रांजिटिव वर्ब में, तो ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम डूअर टू अ सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो कर रहा है उससे वो सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा एक्शन, देन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबका वहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब में सेंसफुल होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब में कर्ता द्वारा संपन्न कार्य का भाव कर्म पर पड़ता है, जैसे कि शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, आई सॉ अ लाइन, मैंने शेड देखा, तो उपरोक्त वाक्यों में रोट तथा सॉ ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ रिमेंबर, तो ये जो रिमेंबर वाला पार्ट है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सो हेयर इज क्या है रिमेंबर में आपको कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो भाव के अनुसार ट्रांजिटिव और अथवा इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव होती हैं, जैसे कि इंट्रांजिटिव है द गेट सून ओपन, जल्दी दरवाजे खुल जाएंगे, द बेल रिंग, घंटी बजेगी, और वी ईट टू लिव, हमें जीवन जीने के लिए खाना ज़रूरी है, ही ओपन द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बेल है, ब्रेड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब में ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ही रैंग द बेल, उसने बेल घंटी बजाई, और शी ईट्स ब्रेड, वो क्या खाती है, ब्रेड खाती है। सो दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ डिफाइन वर्ब इन इंग्लिश विथ एग्जाम्पल, अब हमें क्या लिखना है, वर्ब की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल देनी है यहाँ पे। सो हियर इज अ वर्ब is a word which denotes an action of a person, place or thing. This is the definition. Now I see an animal, मैंने एक जानवर देखा, so this is an example. Now next, what do you mean by linking verb? linking verb की definition हमें यहाँ पे देना है, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करना है। गिव मी अ सेकेंड। Okay, now so here is and linking verb, a linking verb connects the subject to a word in the predicate, because linking verb do not require a direct or indirect object, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। सो द कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस is a word or a phrase that adds extra detail to a subject, सब्जेक्ट में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इंजीनियर। नाउ हेयर लिंकिंग वर्ब क्या है, हेयर शी इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, दिस इज एन लिंकिंग वर्ब, और इंजीनियर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट, what are model auxiliary verb? write two examples for each. model auxiliary verb क्या होंगे, उनके examples भी हमको देने हैं। so here is model
model auxiliary verbs are a type of helping verb के ही टाइप हैं, are a type of helping verb which is used to express, जिससे हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैनर्स, पोलाइटनेस, पोलाइटली हम किसी से बोलते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ साथ परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। सो एग्जाम्पल, कैन यू लीव अर्ली tomorrow? Can you leave early tomorrow? So this is a question mark, क्योंकि हम यहाँ पे interrogative sentence की बात कर रहे हैं। Now next one is transitive और intransitive verb का हमें डिफरेंस देना है। हमारे पास स्पेस जो है वो बहुत कम है, तो डिफरेंस के लिए हम डेफिनेशन वाला पार्ट इसका यूज़ कर लेते हैं। So here is, give me a second, I have to adjust this. तो ट्रांजिटिव वर्ब की तो यही डेफिनेशन है, ये हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे इसकी, और इसके साथ ये एग्जाम्पल है। क्लियर? दिस इज आंसर नंबर 4। फिर इसके ऊपर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, तो हम इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल देंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन आंसर 4 एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये उसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फिल लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे हमें लिंकिंग वर्ब से फिल करना है। एंड कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी, जहाँ पे भी नेसेसरी है वहाँ पे हमें लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के साथ ही इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो द काउ क्या करती है? ग्रेजिंग, चारा चरती है। नाउ इट डैश इवनिंग, सो इट बिकेम, शाम हो गई, इट बिकेम इवनिंग। ही डैश माई फ्रेंड, सो ही इज कौन सा फ्रेंड है? सो ही बिकेम माई फ्रेंड, वो भी मेरा दोस्त बन गया। नाउ दैट शर्ट इज, वो शर्ट कैसी है? सो एक्सपेंसिव है, महंगी है। नाउ दे आर, सो दे आर हैप्पी, आप सैड भी लिख सकते हो लेकिन हम हैप्पी ही लिखेंगे। खुश है, हैप्पी है। नाउ द एप्पल्स आर, अब जो एप्पल्स हैं वो कैसे हैं? सो द एप्पल्स आर राइपन, राइट और राइप, मतलब पके हुए हैं, जो एप्पल जो है वो पके हुए हैं। नाउ राइट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, अब हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है इन सेंटेंसेस में। सो फर्स्ट वन, डैश यू ईटन लंच, तो क्या आपने लंच खाया? सो हेयर इज हैव यू ईटन लंच, क्या आपने लंच खाया? दे डैश टॉकिंग टुगेदर, सो दे आर टॉकिंग टुगेदर, एक से ज्यादा है तो आर आ जाएगा। आई डैश गोइंग फॉर अ वॉक, सो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। शी डैश सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वो अच्छा मीठा गाना गा रही है, सो शी इज सिंगिंग, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है। ही डैश लर्न द लेसन, लर्न पास्ट है तो पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? हैज, तो ही हैज लर्न द लेसन।
नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमको वर्ब दिए हैं, उनसे ही हमें चूज करके यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लिखना है। सो फर्स्ट वन, फादर डैश बी इन हिज रूम। सो फादर माइट बी इन हिज रूम, उसकी रूम में फादर हो सकते हैं। नाउ शी डैश अटेंड द क्लास टुमारो, तो हियर इज शी विल अटेंड। टुमारो कल की बात हो रही है, तो शैल शुड नहीं होगा, शी के साथ विल होगा। शी विल अटेंड क्लास टुमारो, कल वो क्लास अटेंड करेगी। वी डैश ओवे अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। सो शुड, ये तो क्या है, कंपल्सरी बात है, इसको हमें मानना ही है। सो वी शुड ओवे अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। आई डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, सो ये तो हमने एग्जाम्पल ही पढ़ा था कि आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ। चूज वर्ब एंड राइट देयर काइंड अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें वर्ब चूज करना है। अब वो वर्ब कौन से टाइप्स के हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव। कौन से वर्ब हैं? फर्स्ट वन, मदर स्लेप्ट इन हर रूम, मदर जो है वो अपने रूम में सो गई, तो स्लेप्ट यहाँ पे एक्शन हो रहा है और ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नाउ सेकंड, द बेबी लाफ्ड, बेबी क्या हुआ, लाफ्ड, हंसा, तो यहाँ पे क्या एक्शन हुआ, लाफ्ड, लाफ्ड इज अ वर्ब और लाफ्ड भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नाउ शी ग्रीव पुअर, वो जो है वो बड़ी हुई है, वो कैसे, गरीबी में ही बड़ी हुई है। सो ग्रीव यहाँ पे एक्शन हो रहा है क्योंकि, और ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव ही होगा। नाउ ही राइट्स अ लेटर, सो अगेन ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। सो दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, तो यहाँ पे राइट्स तो आपका क्या होगा, वर्ब होगा, एक्शन, और वो लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब बच्चों। यहाँ पे हमने सारे वर्ब सीख लिए। वर्ब के फॉर्म, ऑक्सिलरी कौन से वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सारे वर्ब हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट था दैट इज इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वो जो एक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे शी रैंग बेल, तो उसने एक्शन क्या हो रहा है, रैंग की, उसने घंटी बजाई, बजाया, लेकिन क्या बजाई, घंटी, तो तभी वो मीनिंगफुल होगा सेंटेंस जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।